नमस्कार, मैं हूं आदित्य नामदेव। 1 नवंबर 2000 से 1 नवंबर 2025 छत्तीसगढ़ हमारा 25 वर्षों का हो चुका है। हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह साहब हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किए बिना शायद ये डिस्कशन अधूरा होगा। शुरुआत मैं उन्हीं से करूँगा। सर, वादा किया था उन्होंने, लोकसभा में 11 सीटें आप जिता के दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ बना के दूंगा। 11 सीटें तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ बना के दिया। नहीं, अटल जी के मन में ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के विषय को लेकर नहीं था। एक कल्पना उनके मन में थी कि जो बड़े राज्य हैं उसके बीच में यदि छोटे राज्यों को और बनाया जाए तो विकास की गति बढ़ेगी। और वो 1, 2 और 3 राज्यों का निर्माण उन्होंने जब किया, और आज हम जब देखते हैं 25 साल की यात्रा के बाद, तो छत्तीसगढ़, उनके सपनों का छत्तीसगढ़ तेज़ी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ा है। और जो उनकी सोच थी वो निश्चित रूप से, राज्य केवल छोटे होने से विकास नहीं हो सकता। स्टेट छोटे हो, स्मॉल साइज हो, मीडियम साइज़ का हो, मगर रिसोर्स के साथ, तो उनकी कल्पना छत्तीसगढ़ के लिए और अन्य राज्यों के लिए भी मजबूती के साथ छोटे राज्यों का जो उन्होंने निर्माण किया, वो एक इतिहास के पन्नों पे स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। बहुत बड़ा रिस्क था सर। ऑलरेडी केंद्रीय राज्य मंत्री थे आप सर। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी जैसे इंसान का शासन, पहला मुख्यमंत्री वो रहे। आपको कहा गया आप छत्तीसगढ़ चले जाइए। एक रिस्क फैक्टर तो था सर कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन अजीत जोगी का नाम और अजीत जोगी का ओहदा, और सबसे बड़ी बात है उस समय अजीत जोगी का एक अलग तरह से दहशत थी लोगों के मन में ये तो नहीं आया यार कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, क्योंकि बाकी कुछ लोगों से मुझे जो जानकारी पूछा गया, बाकी लोगों ने मना कर दिया, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह ने मना नहीं किया। नहीं, उस समय केंद्र में वेंकैया नायडू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और संगठन की दृष्टि से कुशाभाऊ ठाकरे जी केंद्र की राजनीति में हम सबके लिए प्रमुख थे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के दायित्व, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व भी निभाया। उन्होंने, नायडू जी का फ़ोन आया, उन्होंने बुलाया अडवाणी जी के यहाँ। नायडू जी बैठे थे और इनकी उपस्थिति में बात हुई, और पहला प्रश्न मुझसे यही पूछा गया कि क्या स्टेट की राजनीति में जाना चाहते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। कुछ देर के लिए मैं सोचने लगा, फिर तुरंत मैंने कहा कि यदि आप लोगों ने तय कर लिया है, सोच लिया है, तो मुझे छत्तीसगढ़ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और प्रदेश अध्यक्ष बना के ना भी भेजें तो कोई अन्य दायित्व में भी भेज सकते हैं, मुझे प्रदेश में काम करने में मज़ा आएगा। तो उसी समय सहमति बन गई थी। उस समय कई पोस्टर चले थे सर कि शेर और बकरे की लड़ाई हो रही है, तमाम चीज़ें होती थी। मन में आती थी कोई चीज़ कि 2003 का चुनाव में जिता पाऊंगा नहीं जिता पाऊंगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष 2002 के आसपास आप बन चुके थे। मेरे साथ ये स्थिति कई बार आई। जब मुझे राजनांदगांव लोकसभा चुनाव के लिए, लोकसभा के प्रत्याशी की हैसियत से जब मेरा चयन हुआ, तो पूरे छत्तीसगढ़ में और देश में ये कहा गया कि मोतीलाल जी को वॉकओवर दिया गया है, और जानबूझ के प्रत्याशी दिया गया है जो मोदी वोरा जी के सामने कमज़ोर हो। मगर वो उस चुनाव में भी, जहाँ चुनौतियाँ बड़ी होती है, दांव बड़ा रहता है, और निश्चित रूप से ऐसे समय उस चुनौती के साथ लड़ने में मज़ा आता है। तो वो इलेक्शन में भी सफलता मिली। और दूसरी बार जब स्टेट में आया, तो ये सोच के नहीं आया था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। मुझे ये सोच के आया कि कांग्रेस के खिलाफ पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं को खड़े करना है, और उसमें सफलता मिली और छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। बहुत समय नहीं था सर, शुरुआत में ही राज्य बना, 3 साल बाद आप मुख्यमंत्री बने। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं थी उस समय, बजट बहुत छोटा सा था, उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी सर। 2003 से लेकर 2018 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे। कुल मिलाकर 25 साल का छत्तीसगढ़ हो गया है। उस छत्तीसगढ़ और आज के छत्तीसगढ़ में कितना बदलाव देख रहे हैं? वो छत्तीसगढ़ 2000 का, जिसका निर्माण इसलिए हुआ कि क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार था, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पीछे था। IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, भूख से मौत, पलायन, इतनी सारी समस्याएं एक साथ खड़ी थी
कि इसका एक एक करके मुकाबला करना भी एक चुनौती का काम था। तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ जो कम बजट की बात आप कर रहे हैं, रिसोर्सेज भी उस समय कम थे, तो एक चुनौती के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया। और मैं कह सकता हूँ कि 15 साल की यात्रा में छत्तीसगढ़, जो पलायन करने वाला छत्तीसगढ़, भूख से जहाँ मौत होती थी, आज वो छत्तीसगढ़ तेज़ी के साथ विकास की दिशा में आगे भी बढ़ा है और विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ा है। कहाँ 6,000-7,000 करोड़ का बजट, आज 160,000 करोड़ का बजट पहुंच चुका है। न स्कूलें थी, न सड़कें थी, न बिजली के कनेक्शन थे, न बिजली के तार थे, पावर का जनरेशन नहीं था। और मुश्किल से 2003 में यदि शुरुआत की बात करूं तो बिजली की व्यवस्था ऐसी थी कि 2,500-3,000 मेगावाट का जनरेशन होता था। तो ये परिस्थितियों को आगे बढ़ा के काम शुरू किया और मैं समझता हूँ कि इनमें धीरे धीरे हम एक एक कदम आगे बढ़ाते रहे और आज ये हम कह सकते हैं कि 15 साल छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम 15 साल थे, जहाँ सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं सर, अच्छाई भी होती है, इंसान में बुराई भी होती है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बोलूँ तो सफलता और असफलता, क्या मानते हैं कि क्या असफलता रही और क्या सफलता रही इन 25 सालों की? छत्तीसगढ़ में एक सफलता तो ये रही कि छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में एक पिछड़े राज्य के, गरीब राज्य के रूप में थी। उसकी पहचान देश के अंदर बनी कि एक तेज़ी से बढ़ता हुआ राज्य जिसमें क्षमता है आगे बढ़ने की। तो उस छत्तीसगढ़ के निर्माण को हम ये कह सकते हैं कि सफलता तो ये है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ की पहचान बनी, गरीबों की स्थिति में परिवर्तन आया, बहुत सारी अच्छी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर में छत्तीसगढ़ ने दिया। खाद्यान्न सुरक्षा बिल का कानून हमने पास किया, लोगों के लिए कौशल उन्नयन का कानून हमने बनाया, आरक्षण में बेहतर तरीके से कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाया इसके लिए कानून बना के उनके हाथ में शक्ति दी। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ की जनता को एक विश्वास दिया। आपके लोग, बहुत कम लोग जानते होंगे सर, क्योंकि जो नए लोग हैं वो तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में खरीद फरोख्त भी हुआ था सर, आप उस चीज़ के गवाह हैं सर। आज इतने साल बाद ये सब चीज़ें तो सुनाई नहीं दी, लेकिन वो खरीद फरोख्त जो कांड था पूरे देश में सुर्खियाँ बटोरा था, उसके बारे में थोड़ा सा याद करेंगे सर। खरीद फरोख्त तो उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही थी और मुख्यमंत्री के नाते मुझे अपना पद ग्रहण करना था और शपथ ग्रहण की तैयारी होती है। दूसरी तरफ उस समय के वरिष्ठ हमारे नेता और दूसरे लोग इस प्रयास में थे कि सरकार बनने के पहले ही सरकार गिर जाए और पैसे लेकर सौदेबाजी करने का भी काम हो रहा था। मगर सतर्कता रही और राष्ट्रीय नेतृत्व की जागरूकता रही कि उसी समय अरुण जेटली, राजनाथ सिंह जी तुरंत रायपुर आए। रायपुर में कार्यालय में बैठ के पूरे चीज़ की मॉनिटरिंग की कि गाड़ी कहाँ से कहाँ लोग जा रहे हैं, किस प्रकार सौदा हो रहा है, और इस सारी घटनाक्रम को रोकने का एक बड़ा प्रयास केंद्रीय नेतृत्व ने किया और वहीं इस सारी घटना का पर्दाफाश भी हुआ। ऐसे लोगों की राजनीति भी हमने अपनी आंखों से खत्म होते देखी है सर। ये राजनीति खरीद फरोख्त जो भी किया है वो राजनीति लंबी नहीं चलती। जनता के विश्वास अर्जित करके ही जो राजनीति करता है उसकी सफलता मिलती है, और ये शॉर्टकट जो राजनीति करते हैं वो कभी सफल नहीं रहा। 2003 से 2018 के बीच बहुत कठोर हमने नक्सलवाद के खिलाफ आपकी नीतियां देखी हैं सर। अब ये कह रहे हैं बस्तर में विश्वास लौट आया है, क्या उसी नीति का परिणाम आप ये मानते हैं? बस्तर और बस्तर के नक्सलवाद के लिए लगातार प्रयास 2003 से 2018 में लगातार हुआ, और जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना उस समय छत्तीसगढ़ की जो पुलिस थी वो जंगल वारफेयर के लिए या जंगल के युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, नक्सल के खिलाफ लड़ाई मोर्चे के लिए तैयार नहीं थी। वो सिर्फ सिंपल पुलिसिंग करने के लायक ही थे। उम्र भी ज़्यादा हो चुका था और गोरिल्ला वारफेयर के लिए उनको कोई प्रशिक्षण भी नहीं था।
पहला कदम यही उठाया कि ज़्यादा से ज़्यादा बल की भर्ती हुई। करीब करीब 60-65 हज़ार पुलिस बल के धीरे धीरे हमने भर्ती किया, उनका प्रशिक्षण दिया, जंगल वारफेयर कॉलेज की स्थापना की, आधुनिक उनको शस्त्र दिए गए और डेवलपमेंट के काम को एक साथ शुरू किया गया। तो एक वातावरण का निर्माण छत्तीसगढ़ में हुआ कि बस्तर के सभी ज़िलों में विकास की रफ्तार बढ़ी, सड़कों का जाल बिछा, विद्युतीकरण का काम हुआ। ये सारा विषय में लोगों का विश्वास सरकार के प्रति, क्योंकि जनता का विश्वास जब सरकार के प्रति हो जाता है तो ये लड़ाई आसान होती है। तो हम इस 15 साल में एक बेहतर स्थिति में पहुंचने का काम। गरीबी से समृद्धि की ओर एक नारा दिया गया था सर, लेकिन आज भी 25 सालों बाद भी बेरोजगारी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कुछ नीतियां विफल रही ऐसा लगता है और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है? नहीं, नीतियों का असर तो हुआ है और कुछ नीतियां जो बनी वो बीच में 5 साल का जो समय आया, कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के किए गए कामों को नीतिगत मामले में निर्णय लेकर बदल दिया। उसका दुष्परिणाम छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति में भी पड़ा। छोटे छोटे निर्णय लिए, निर्णय से कितना बड़ा असर प्रदेश की इकोनॉमी में पड़ता है। इन्होंने कोल के मामले में कांग्रेस की सरकार बनते ही पॉलिसी बदल दी। जो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोल के लिए कोई मैनुअल एप्लीकेशन देने की या कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको हमने सब जगह ऑनलाइन किया था। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, इन्होंने ऑफलाइन किया। ऑफलाइन के कारण ही आज भी आप देखेंगे कि आज भी लोग जो निर्णय लिए थे, आज वो कहीं ना कहीं कटघरे के अंदर हैं, और बहुत बड़ा हज़ारों करोड़ का घोटाला हुआ जिसमें आज भी कोर्ट में मामला चल रहा है। शराब की नीति, ये नीतियाँ पॉलिसी में छोटा छोटा परिवर्तन करके सरकार के खजाने से बाकायदा पैसा लिया गया। तो ये ऐसी नीतियाँ बनी जिससे जनता का विश्वास सरकार के प्रति उठा और आर्थिक रूप से कमजोरी भी होगी। और उसका आज आप देख रहे हैं कि इतने सारे मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं, ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। तो उसका कारण है नीतिगत गलत फैसला करना और नीति को तोड़ मरोड़ के लाभ के लिए उसको अपने लिए उपयोग लाना। 2023 में बिल्कुल अलग भूमिका सर, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका। अब पक्ष का विधायक भी आपके लिए वही है, विपक्ष का, क्योंकि दोनों ही तरफ आपको बैलेंस बना के चलना है सर। जब स्पीकर की भूमिका, वो पक्ष और विपक्ष के बीच में एक निष्पक्ष भूमिका तो रहती है। और जब मैं 15 साल के बाद नए दायित्व में आया तो मुझे लगा कि अब 15 साल तक छत्तीसगढ़ के लोगों ने मुझे विकास और डेवलपमेंट के लिए रास्ता दिया था, और 15 साल बाद अब मुझे विधानसभा में स्पीकर बना के विधानसभा की व्यवस्था को ठीक करने की दृष्टि से लाया। सभी विधायकों को बेहतर अवसर मिले, विधानसभा का मर्यादा और सम्मान बढ़े, विधानसभा में अनुशासन हो और नए विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अवसर मिले। अब ये नए दायित्व में मैं आ गया हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि 15 साल एक दायित्व में रहा, 5 साल केंद्र में मंत्री रहा, अलग अलग भूमिका किया, और ये भूमिका भी मैं देख रहा हूँ। तो इस भूमिका में भी आपको काम करने में मज़ा आना चाहिए। स्पीकर की भूमिका में भी मैं पूरे आनंद के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस विषय में काम करना। सभी प्रकार की भूमिका में आप रह चुके हैं सर, राज्यपाल वाला ही एक बचा हुआ है। देखिए, ये राज्यपाल बनाने का काम मीडिया वाले करते हैं, ज़्यादा मेहरबान है मेरे ऊपर। न ऐसी कोई बात केंद्रीय नेतृत्व से कभी हुई, न मैंने मंशा जाहिर की, न उन्होंने मुझसे कभी इस विषय पे चर्चा किया। ये चलता रहता है राजनीति में, कोई बात नहीं। 2018 में सर मैं उस पल का गवाह हूं जब विधानसभा में बोधघाट परियोजना के मामले में डिस्कशन हुआ था। डॉक्टर रमन सिंह अपनी चेयर से खड़े होकर कहते हैं कि अगर इसका डीपीआर भी बन गया 5 साल भूपेश बघेल जी, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आखिर वो 5 साल डीपीआर नहीं बन पाया। ये 15 साल लगातार जो आपने शासन किया, तमाम चीज़ें पढ़ी, तमाम चीज़ें समझी, उसके आधार पर उसी समय डिक्लेयर कर दिया था बोधघाट नहीं बन पाएगा। उस समय
इनकी नीयत इनकी मंशा ही नहीं थी कि बोधघाट में आगे बढ़ें। राजनीतिक कारणों से सिर्फ बस्तर के सीटों को प्रभावित करने के लिए आप बोधघाट की बात कर रहे थे। बोधघाट पे कभी सीरियस कांग्रेस की सरकार रही भी नहीं, ना उन्होंने डीपीआर के लिए कोई आगे बढ़ने का काम किया है। और डीपीआर बनाया तो नहीं, वो तो अलग बात है, मगर जो पुराने जो डीपीआर बने हुए पुराने जो बोधघाट के संबंध में जो कार्य योजना बनी थी उस पर भी कभी सर्वदलीय बैठक करके बात नहीं किया, चर्चा नहीं किया कि क्या उसके विकल्प हो सकते हैं। मूलतः जो प्रोजेक्ट था वो हाइडल प्रोजेक्ट ही था, और अब इसमें यह था कि हाइडल प्रोजेक्ट में सिर्फ बिजली बनाने से नहीं काम चलेगा, इसमें सिंचाई करने का काम है। तो मुझे लगता है कि अब जो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इसको एक बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट के रूप में आगे ला रहे हैं, जिसमें करीब करीब नीचे बस्तर के बहुत बड़े क्षेत्र में पानी मिलेगा। तो यदि इस प्रकार की योजना बन रही है और इसका क्रियान्वयन होगा तो बस्तर में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, वो जीवन रेखा बनेगी बस्तर की। जब भी इस परियोजना को गंभीरता के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये निश्चित रूप से नक्सल शांति के बाद एक बड़ा परिवर्तन लाने का शस्त्र होगा। कोई कह रहा है सर सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है, कोई कह रहा है दिल्ली में बैठे लोग चला रहे हैं। रजत जयंती वर्ष है सर, सरकार को कोई सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर रमन सिंह? नहीं, मैं सलाह विधानसभा के अंदर देता हूँ। मेरी भूमिका अब उस दिशा से हट गई है। मुख्यमंत्री जी सक्षम हैं, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के साथी सक्षम हैं, मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी केंद्र में मंत्री का उनके पास अनुभव है, लोकसभा का अनुभव है, विधानसभा का अनुभव है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का अनुभव है। संगठन को भी जानते हैं, सरकार को भी जानते हैं, सरकार चलाया भी है। प्रारंभिक 1-2 साल में आप देख रहे हैं कि जो घोषणा पत्र के जो बिंदु थे उसका क्रियान्वयन करने में तेजी के साथ लगे हैं। मुझे लगता है कि आप देखेंगे आने वाले सालों में जो क्रियान्वयन वो कर रहे हैं, वो चाहे किसानों की योजना है, 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदी की बात हो, बोनस की बात हो, 21 क्विंटल की बात हो, महतारी वंदन की योजना को क्रियान्वयन करने की बात हो, ट्रैवल एरिया में डेवलपमेंट के लिए योजनाएं यदि हैं, तेंदुपत्ता के बारे में नीतिगत निर्णय लेने की बात है, सभी निर्णय तेज़ी से ले रहे हैं। उसका क्रियान्वयन अब दिखेगा आपको और एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। पहली बार जो विधानसभा जीत कर आ रहा है उसको मंत्री बना दिया जा रहा है सर। गंभीर आरोप अभी पहली बार मंत्री बने उन पर लग रहे हैं सर। जीवन में कहा जाता है सर कि दूसरा चुनाव जीतना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। ऐसे विधायकों के लिए कुछ संदेश, दोनों ही, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के? नहीं, पहली बार जो जीत के आता है वो चुनौती तो रहती है, मगर हर आदमी जीवन में पहली बार जीत के आके ही तो विधायक बनता है, और पहली बार जो अच्छा काम करता है फिर वो दूसरी बार जीत के आता है। अभी जो हमारे विधायक हैं वो सत्ता पक्ष के हों या पक्ष के हों, विधानसभा में परफॉर्मेंस उनका मैं देख के कह सकता हूँ कि 2 साल के अंदर काफ़ी बेहतर उन लोगों ने विधानसभा में अपने आप को साबित किया। और डिस्कशन में मैं देखता हूँ, बजट के भाषण में देखता हूँ, ध्यान आकर्षण स्थगन में देखता हूँ, प्रश्नकाल में देखता हूँ, तो ये मगर सीखते सीखते आदमी सीखता है, कोई जन्म से सीख के नहीं आता। पहली बार जो मंत्री बने हैं उनको भी थोड़ा वक्त लगेगा, मगर जो पहली बार मंत्री बने उनमें से काफ़ी लोग अब बहुत बेहतर विधानसभा में भी और अपने काम में भी बेहतर आगे बढ़ रहे हैं। 2047 के विजन की बात कर रहे हैं सर, अब कहाँ पहुँचता हुआ देख रहे हैं छत्तीसगढ़, क्योंकि 2025 में हम फिलहाल हैं अभी? हम सब की कल्पना सिर्फ एक है, राज्य के निर्माण के साथ कहें या 2003 से कहें या 2025 में आने के बाद कहें, 25 साल की यात्रा पूरी होने के बाद, जब देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 आते आते हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी और तीसरी ताकत बन के दुनिया के सामने आर्थिक शक्ति बन के उभरेगा, उसमें हम जोड़ते हैं कि 2047 यानी आज़ादी के 100 साल पूरा होते होते छत्तीसगढ़ जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जितने तेज़ी के साथ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, हम ये कल्पना कर सकते हैं कि देश में
छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरे तीसरे नंबर पे आए, हम इस कल्पना को लेकर 1947 की कल्पना करते हैं। 2028 में फिर से 2047 की 2028 में फिर से चुनाव होने हैं सर। डॉक्टर रमन सिंह के पास प्रस्ताव अगर फिर से आता है मुख्यमंत्री बनने का, क्या डॉक्टर साहब तैयार हैं उसके लिए? देखिए, आज मैं जिस जगह बैठा हूँ विधानसभा के अध्यक्ष की हैसियत से, ये दायित्व तो मुझे आने वाले चुनाव तक है, और अगला चुनाव में किसकी क्या भूमिका होती है ये संगठन के लोग तय करते हैं कि किसे क्या काम करना है। तो हम लोग ऐसे बल्लेबाज हैं जो 1 से 11 तक, कहीं 10 तक कहीं भी उतरने को तैयार रहते हैं। इसलिए कभी पैड बांध के बैठते नहीं, जब बुलाया जाता है तो पैड बांधते हैं। मतलब तैयार हैं डॉक्टर साहब? नहीं, वही बोल रहा हूँ ना कि 1 से 10 तक कहीं भी कोई अवसर मिलता है तो हम लोग अपना काम करने को तैयार होते हैं। मगर ये महत्वाकांक्षी किसी के मन में नहीं है। जो सरकार चल रही है बेहतर चल रही है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सरकार फिर से लौट के आएगी। प्रदेश अध्यक्ष रहे सर आप, मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, अब विधानसभा अध्यक्ष हैं। सरलता और सहजता आपने कभी नहीं छोड़ी सर। बहुत मैटर करता है क्योंकि यही इस जीवन में आपके काम आता है। जब मुख्यमंत्री नहीं रहे 18 से 23 में, तो भी हम लोगों ने देखा है, आज भी हम लोगों ने देखा, उसके पहले जब आप मुख्यमंत्री थे तब भी देखा। क्या ये आज के विधायकों को भी सीखना चाहिए आपसे सर? नहीं, विधायक के नाते, सांसद के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते जो भी दायित्व मिलता है, आपको सहजता, सरलता और लोगों से अपने ईगो को छोड़कर मिलने की प्रवृत्ति और सबको सुनने की प्रवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक आप सफल जनप्रतिनिधि हो ही नहीं सकते। ये धैर्य तो आपको चाहिए ही। धैर्य के बिना आप सफलता आपको राजनीति क्षेत्र में नहीं मिल सकती। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि हर काम में धैर्य रखिए और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। रजत जयंती सर, आखिरी सवाल ले रहा हूँ। रजत जयंती है छत्तीसगढ़ की सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं सर। छत्तीसगढ़ की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? छत्तीसगढ़ की जनता को रजत जयंती वर्ष में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं, बहुत सारे अतिथि हमारे रहेंगे, तो निश्चित रूप से उनका छत्तीसगढ़ आगमन ही हम सब के लिए एक बड़ा मैसेज रहता है। और छत्तीसगढ़ के प्रति उनका जो लगाव है, छत्तीसगढ़ के प्रति जो उनकी काम है, और जो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जो एक इतिहास रचा है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवकों के लिए, वो इतिहास रचने वाला काम, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यदि किसी राज्य को मिलता है तो छत्तीसगढ़ को मिलता है। आवास में हम सबसे ज़्यादा आवास बनाने में सफल हुए। शौचालय में हिंदुस्तान में सबसे बेहतर और सबसे जल्दी शौचालय बनाने का काम। विद्युतीकरण में हमारे पास बहुत स्कोप था, पूरे के पूरे गाँव तक विद्युतीकरण का काम। हमारे पास 120 के ऊपर कोई लाइन नहीं था, अब 220, 440 के बड़े ट्रांसमिशन लाइन का काम शुरू हमने किया। 45 करोड़ लोगों के खाता खोलने का काम। संजीवनी में शकंबरी योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ, गैस का लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिला। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की जितनी योजना हैं वो गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए परिवर्तनकारी है, और उसका लाभ सबसे ज़्यादा हमने छत्तीसगढ़ में लिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह साहब। बहुत साफ तौर पर कहना है, देखिए आप पैड पहन के तैयार रहिए, खेलने का मौका आपको किसी भी नंबर पर मिलेगा, लेकिन आपको खेलते रहना है। खास मुलाकात में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।